गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं विजयराज त्रिवेदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस ई लेक्चर में, ई वीडियो में मैं आपके सामने कक्षा BSc B.Ed चतुर्थ वर्ष विषय गणित शिक्षण प्रकरण शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज के इस वीडियो में हम शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण के संदर्भ में जानने का प्रयास करेंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो का पूर्ण लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरणकर्ता। शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरणकर्ता के रूप में हम डॉक्टर B.S. ब्लूम को जानते हैं, जो अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर कार्यरत थे। उन्होंने और उनके साथियों ने जो है मिलकर के शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। उन्होंने शिक्षण उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया था। पहला जो भाग है वह है ज्ञानात्मक, दूसरा जो भाग है वह है भावात्मक पक्ष और तीसरा जो भाग है वह है क्रियात्मक पक्ष। व्यक्ति के द्वारा जो अधिगम किया जाता है उनको व्यवहार में परिवर्तन के साथ देखा जाता है और व्यवहार परिवर्तन इन तीनों पक्षों के माध्यम से ही हम जांच कर सकते हैं कि उसमें परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। ज्ञानात्मक पक्ष को प्रोफेसर ब्लूम ने सन 1956 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। भावात्मक पक्ष की जब हम बात करते हैं तो भावात्मक पक्ष को प्रोफेसर करतवाल ने 1964 ईस्वी में प्रस्तुत किया था और क्रियात्मक पक्ष का जो वर्गीकरण है वह है सिम्पसन ने 1969 में प्रस्तुत किया था। प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण शिक्षक को शिक्षण करने में और उसको सीखने के जो उद्देश्य हैं उनको निर्धारण करने में सहायता प्रदान करता है। आप भी जानते हैं कि बिना उद्देश्य के कोई भी क्रिया नहीं होती, तो फिर शिक्षण और अधिगम भी निरुद्देश्य नहीं होता है। शिक्षण और अधिगम के दौरान शिक्षक के द्वारा जो उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है उनका वर्गीकरण प्रोफेसर ब्लूम ने किया है। इन्हीं उद्देश्यों के वर्गीकरण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो परीक्षण है, जो मूल्यांकन है, वह भी उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। प्रोफेसर ब्लूम ने इन्हीं उद्देश्यों के वर्गीकरण का परीक्षणों में मूल्यांकन करने में उपयोग पर बल दिया है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 प्रकार का है। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है क्रियात्मक। इनके निर्माणकर्ताओं के वर्गीकरणकर्ताओं के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण देखने का प्रयास करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। जब ज्ञानात्मक पक्ष की बात करते हैं तो ज्ञानात्मक जो पक्ष है उसको 6 भागों में विभक्त किया गया है प्रोफेसर ब्लूम के द्वारा। पहला जो पक्ष है वह है ज्ञान। ज्ञान के संदर्भ में जब हम बात करने की कोशिश करें तो ज्ञान 2 भागों में विभक्त है। एक है पुनः स्मरण और दूसरा है पुनः ज्ञान, पुनः पहचान, अर्थात प्रत्यय स्मरण और प्रत्यय विज्ञान। ज्ञान को 2 भागों में विभक्त किया गया है। जब किसी वस्तु को देख करके पूर्व अधिगम की याद आ जाती है उसे हम पुनः स्मरण या प्रत्यय स्मरण कहते हैं और उसके माध्यम से जब हम नवीन ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो उसे पुनः पहचान या प्रत्याभिज्ञान कहते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष का जो दूसरा बिंदु है वह है बोध। जब हम किसी चीज़ के बारे में जान जाते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, तब हम उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। बोध को हम अंडरस्टैंडिंग या अब बोध भी कहते हैं, समझ कहते हैं। इसमें किसी चीज़ के प्रत्यय के संदर्भ में बालक में समझ पैदा हो जाती है। जैसे हम कहें कि ज्ञान, योग की क्रिया के बारे में जानना ज्ञान है और योग की क्रिया के बारे में समझना बोध है। योग की क्रिया किस तरह से होती है? जब मस्तिष्क उसे पूरी तरह से अपने अंदर अधिग्रहण कर लेता है तब वह बोध कहलाता है। ज्ञानात्मक पक्ष का जो तीसरा बिंदु है वह है ज्ञानोपयोग। ज्ञान उपयोग का मतलब है जो सीखे हुए ज्ञान का है उपयोग
वह व्यक्ति आने वाले समय में अपने दैनिक जीवन में किस तरह से करता है, इसी उद्देश्य को हम ज्ञान उपयोग मानते हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण समझा था योग की क्रिया के बारे में, कि बच्चा योग के बारे में समझ गया है, जोड़ने के बारे में समझ गया है, तो वह अपने दैनिक जीवन में विभिन्न वस्तुओं को जोड़ने में इसका उपयोग करेगा। जब हम विश्लेषण की बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस के माध्यम से जो सीखा हुआ ज्ञान है उसको विभिन्न भागों में विभक्त कर लिया जाता है, बारीकी से, सूक्ष्मता से और नवीन तथ्यों को जानने का प्रयास किया जाता है। विश्लेषण का तात्पर्य यह है, सीखे हुए ज्ञान के माध्यम से जो अधिक ज्ञान है उसका विश्लेषण करने की क्षमता बालक के अंदर डेवलप हो जाती है। और पांचवा जो बनता है वह बनता है संश्लेषण, सिंथेसिस। संश्लेषण के माध्यम से बालक जो है विश्लेषण के द्वारा जो उसने विखंडित तथ्यों को जब विखंडित किया था, तो उन विखंडित तथ्यों में से जो महत्वपूर्ण चीज़ है उनको संश्लेषित यानी समेटने की या इकट्ठा करने की प्रक्रिया ही संश्लेषण है। विश्लेषण के बाद में ही संश्लेषण होता है। संश्लेषण जो है, जैसे हमने कहा, किसी पूरी पाठ को पढ़ने के बाद में से और उसके रूप में हमने जो ग्रहण किया, जो मुख्य बातें ग्रहण की, वह उसकी संश्लेषण करने की क्षमता है। अंत में मूल्यांकन आता है, सीखे हुए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। उपयुक्त आधारों पर ही ये देखा जाता है कि उससे कितना ज्ञान हुआ है या कितना बोध हुआ है, या दैनिक जीवन में वह ज्ञान का कितना उपयोग कर रहा है, या उसमें विश्लेषण करने की क्षमता हुई या पैदा नहीं हुई, या संश्लेषण करने की क्षमता उत्पन्न हुई या नहीं हुई। इन सब चीज़ों का मूल्यांकन के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ज्ञानात्मक पक्ष है वह व्यक्ति को जानकारी, सूचना देने से संबंधित है। यह बालक को किसी तथ्यों के बारे में जानकारी देता है, सूचना देता है, परिभाषित करता है, और बालक इसी के माध्यम से अपने अंदर जो है ज्ञान पक्ष को अधिग्रहण करता है। ठीक है। जब हम अगले वीडियो की बात करते हैं, अगले उद्देश्य की जब बात करते हैं, तो अगला जो उद्देश्य है वह है भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष से मतलब है मन, या यूँ कहें हम, सीधी सी बात है कि जो मन में उठने वाली हिलोरें हैं, चाहे आप उसे हृदय के माध्यम से कहें, चाहे आप उसे अपने भावों के माध्यम से प्रकट करते हों, जो देखने में थोड़ी सी अप्रत्यक्ष होती हैं, केवल उनका जो है क्रियात्मक रूप ही हमारे सामने आता है, ऐसी जो तथ्य हैं उनको हम भावात्मक पक्ष कहते हैं। जैसे नैतिकता, ईमानदारी, ये जो गुण हैं इनको हम सम्मान करना, इन सब को हम भावात्मक पक्ष में रखते हैं। सीखे हुए पाठ के माध्यम से बालक जो है भावात्मक पक्ष को डेवलप करता है। पहला आता है भावात्मक पक्ष, यानी आग्रहण करना, रिसीविंग करना। यानी पाठ के अंदर जो जो भावात्मक पक्ष हैं उनको रिसीव करता है। जैसे आपने किसी पाठ में लिखा हुआ है कि हमें गणितज्ञों का, विद्वानों का सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, तो बालक जो है उसको स्वीकार करता है, उसे समझने का, अपने अंदर लेने का प्रयास करता है। जब उसके ये समझ में आ जाता है कि हमें महान आदमियों का सम्मान करना चाहिए, तो फिर वह उसी के अनुरूप अपनी अनुक्रिया करता है, जो कि भावात्मक पक्ष का दूसरा बिंदु है। अनुक्रिया से तात्पर्य यह है कि जो उसने सीखा हुआ मूल्य है, उस मूल्य के अनुरूप वह अनुक्रिया कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसी दूसरे जो बिंदु है उसको हम अनुक्रिया कहेंगे। अर्थात सबसे पहले जैसे बालक ने सीखा, आग्रहण किया, क्या आग्रहण किया कि हमें गणितज्ञों का, विद्वानों का सम्मान करना चाहिए, तो फिर वह अनुक्रिया के फलस्वरूप अपने विद्यालय में जितने भी विद्वान हैं या अपने समाज में जितने भी विद्वान हैं उनका सबका वह सम्मान करना शुरू कर देगा। वह अनुक्रिया में, यानी उसके व्यवहार में वह दिखाई देने लग जाएगा। वह उन्हें प्रणाम करेगा, वह उन्हें चरण स्पर्श करेगा, या फिर वह उन्हें जो है अन्य किसी प्रकार से सम्मान देने का प्रयास करेगा। तो यही अनुक्रिया है। ठीक है ना। दूसरे उदाहरण से हम समझें कि जैसे बालक को विद्यालय में सिखाया जाता है कि हमें जो है अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करके आना चाहिए, तो यह उसने रिसीविंग किया, लेकिन क्या उसकी अनुक्रिया में आया या नहीं आया। यानी वह घर से जब जा रहा है तो अपने बड़ों के पैर स्पर्श, चरण स्पर्श करके जा रहा है या नहीं जा रहा है। विद्यालय में जा कर के वह अपने गुरुजनों के चरण स्पर्श कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर वह कर रहा है तो इसका मतलब उसकी अनुक्रिया में ये शामिल हो चुका है मूल्य। अगर वह नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है वह मूल्य केवल उसके आग्रहण तक ही रह गया, अनुक्रिया तक नहीं पहुंचा है। ठीक है।
तीसरा जो बिंदु है भावात्मक पक्ष का वह है अनुमूल्यन, यानी सीखे हुआ ज्ञान आग्रहण के माध्यम से जो अनुक्रिया में आया उसका बार बार अनुमूल्यन होता है, बार बार प्रतिदिन प्रति क्षण उसका अनुमूल्यन होता है। ये नहीं है कि आपने कल सीखा कि हमें बड़ों के पैर छीने चाहिए और आपने एक दिन ही पैर छी करके दूसरे दिन उसे छोड़ दिया। अनुमूल्यन है यानी वह आपके चरित्र में स्थायी रूप से सम्मिलित होने की जो प्रक्रिया है उसका मूल्यांकन शिक्षक के द्वारा, समाज के द्वारा, माँ बाप के द्वारा प्रतिदिन किया जाता है और उसी के द्वारा जो है वह बालक धीरे धीरे, जैसे कह दिया ये बालक अच्छा है, ये बड़ों की चरण स्पर्श करता है। बालक जब इसको सुनेगा तो वह अपना खुद का अनुमूल्यन करेगा, स्वयं मूल्यांकन करेगा और उसके ये समझ में आ जाएगी कि मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह ठीक है। इसके द्वारा वह प्रशंसा प्राप्त करेगा या उसके द्वारा वह सम्मान प्राप्त करेगा, तो इससे उसका अनुमूल्यन होगा और वो जो मूल्य उसने सीखा था वह उसके जीवन में स्थायी बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। ठीक है। भावात्मक पक्ष का जो चौथा बिंदु आता है वह है प्रत्ययीकरण, कॉन्सेप्टलाइजेशन। किसी बालक से कह दिया ईमानदारी बहुत अच्छी चीज़ है, नैतिकता बहुत चीज़ है, अच्छी चीज़ है, उसने उसको आग्रहण किया, अपने अनुक्रिया में डाला, अनुमूल्यन डाला और धीरे धीरे परिणाम स्वरूप उसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ गया कि हाँ ईमानदारी वास्तव में ही अच्छी चीज़ है, इसके द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। तो वह एक कॉन्सेप्ट उसके समझ में आ जाएगा कि ईमानदारी का मतलब कोई परिभाषा नहीं है, ईमानदारी एक व्यवहार है। तो जिस प्रकार ईमानदारी का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में वह घर कर लेगा, यह प्रत्ययीकरण कहलाएगा। यानी जिस मूल्य को उसने अपने जीवन में आग्रहण, अनुक्रिया और अनुमूल्यन के द्वारा सीखने का प्रयास किया, उसका कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बैठ जाएगा, उसका प्रत्ययीकरण हो जाएगा और वह उसके व्यवहार में स्थायी रूप से शामिल हो जाएगा। ठीक है ना। अगला जो मूल्य है चौथा है वह है व्यवस्थापन। इसी प्रकार व्यवस्थापन का मतलब है एक संगठन होता है, विभिन्न मूल्यों का जो संगठन है उसी को हम व्यवस्थापन कहते हैं। बालक क्षण प्रति क्षण नए नए मूल्यों को सीखता है और इन मूल्यों को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में सम्मिलित करता है, यही व्यवस्थापन कहलाता है। वह धीरे धीरे अनेक मूल्यों को अपने जीवन में ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के रूप में अपने व्यवहार में सम्मिलित कर लेता है। वह सदा सच बोलता है, वह सदा बड़ों का सम्मान करता है, वह समय का पालन करता है, वह अपना काम समय पर करता है। इस प्रकार के अनेक मूल्यों का व्यवस्थापन उसके व्यवहार में सम्मिलित होता जाता है। इसी उद्देश्य को निर्धारण करने के लिए शिक्षक के द्वारा अध्यापन कराया जाता है। और पांचवा है चरित्र निर्माण। ये मूल्य ही उस बालक के चरित्र का निर्माण करते हैं। धीरे धीरे उस बालक के मन में जो है अनेक प्रकार के मूल्यों का जो व्यवहार है उसके चरित्र का निर्माण कर देते हैं और फिर वह बालक हमारी समझ में आ जाता है कि यह बालक सच बोलता है, सीधा है, संस्कारी है। ठीक है ना। तो भावात्मक पक्ष, अब शिक्षण के द्वारा केवल एक पाठ के माध्यम से बालक में न केवल ज्ञानात्मक पक्ष अपितु उसके भावात्मक पक्ष का भी विकास किया जाता है। यह आपके समझ में आ गया होगा। मूल्यों को वह एक्सेप्ट करता जाता है और धीरे धीरे वह मूल्य उसके जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में शामिल हो जाते हैं। अतः शिक्षक को भी शिक्षण कराने से पहले भावात्मक मूल्यों का भी निर्धारण करना चाहिए। यह है जो है भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण खरतवाल के द्वारा बताया गया है। ठीक है। अगला है क्रियात्मक पक्ष, एक्शन डन। जब कोई ज्ञान हम सीख लेते हैं तो उसका जो है परिवर्तन हमारे क्रियात्मक रूप में सामने आता है कि नहीं आता है, यह बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। उद्दीपन, इम्पल्सन, इन्हें हम कभी कभी संवेग भी कह देते हैं। यानी उसने जो ज्ञान सीखा, जो ज्ञान और भाव के माध्यम से जो उसने सीखा, उसको क्रियात्मक भी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। क्रियात्मक का मतलब ये हो गया कि केवल एक मस्तिष्क में सीख लिया, लेकिन अगर वह योग की क्रिया करना सीख गया है तो वह योग की क्रिया को करके भी दिखाए। क्रियात्मक पक्ष का मतलब है वह बैठ करके जहाँ पर भी योग से क्रिया से संबंधित समस्याएं जब आ रही है तो उनको वह करके दिखाए। उद्दीपन यानी उनके लिए तैयार रहे, उसके लिए तत्पर रहे और वह तुरंत करके उसको दिखाए। एक्शन विशेष कहते हैं हम। एक्शन का मतलब हो गया करना, अपने मस्तिष्क और अपने शरीर के अंगों के द्वारा किसी कार्य को करना ही क्रियात्मक पक्ष कहलाता है। ठीक है। मस्तिष्क भी इसमें शामिल है। जैसे आपने किसी प्रश्न को पूछा, उस बच्चे ने उसका जवाब दे दिया, तो ये जानकारी हो गई, ये ज्ञान पक्ष हो गया। किंतु जब हमने किसी समस्या को दे दिया और वह उस समस्या का समाधान करके लेकर के आ रहा है, जैसे हमने योग से संबंधित कोई समस्या दे दी, वह उसका जो है एक्शन करके लेकर के आ रहा है, क्रियात्मक पक्ष करके लेके आ रहा है, तब हम उसे उद्दीपन के रूप में मानेंगे। ठीक है। दूसरा है कार्य करना। सीखे हुए ज्ञान के अनुसार अपने जीवन में कार्य करना, विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग कार्य करना। जैसे योग करना सीख गया तो वह जीवन भर
योग करने से जितने भी कार्य होंगे वह सब करेगा, यह उसका क्रियात्मक पक्ष कहलाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी कि जो है सीखा हुआ जो ज्ञान है उसको वह अपने जीवन भर में मैनिपुलेशन करेगा, कार्य करेगा उसके माध्यम से। जैसे जोड़ करना सीख गया तो वह जीवन भर उसका माध्यम से जोड़ करना सीख जाएगा, वह समय समय पर करेगा, जब आवश्यकता होगी तब करेगा। तो यह क्रियात्मक पक्ष का दूसरा रूप है। तीसरा है नियंत्रण। नियंत्रण का तात्पर्य हो गया कंट्रोल। यहाँ जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो क्रियात्मक पक्ष का मतलब ये हो गया कि बालक जो है किसी कार्य को जब करेगा तो वह नियंत्रण के साथ करेगा। नियंत्रण के मतलब है उसे ये पता हो जाएगा कि यहाँ किस स्थिति तक हमें किस कार्य को करना है। अनियंत्रित अवस्था में नहीं करेगा। ये नहीं कि समस्या को आगे बढ़ा दिया या गलत दिशा में ले गया, वह सही दिशा में काम करेगा और निश्चित दिशा के अनुसार कार्य करेगा, यही उसका नियंत्रण कहलाएगा। चौथा है कोऑर्डिनेशन। सीखे हुए ज्ञान के माध्यम से वह अपने जीवन में समायोजन सीखता है। वह विभिन्न क्रियाओं को मिला करके कोऑर्डिनेशन करना सीख जाता है। जैसे योग सीख गया, फिर व्याकरण सीख गया, या फिर उसके बाद गुणा सीख गया या भाग सीख गया, तो धीरे धीरे उनका वह आपस में समायोजन कर लेता है, कोऑर्डिनेशन कर लेता है। तो विभिन्न क्रियाएँ उसके जीवन में धीरे धीरे समायोजन का हिस्सा बनती चली जाती है और वह अनेक क्रियाओं को करना सीख जाता है। अगला जो पांचवा है वह है स्वाभाविकरण, नेचुरलाइजेशन। जब वह धीरे धीरे कार्य करता है तो ये जो क्रिया उसके द्वारा की गई है वह उसके स्वभाव में नेचुरलाइजेशन में शामिल हो जाती है। उसे ये लगता ही नहीं है कि मैं इस काम को नहीं जानता हूँ, वह उसे बड़ी रुचि के साथ में, स्वाभाविकता के साथ में करेगा। ठीक है ना, तो यह स्वाभाविकरण, नेचुरलाइजेशन हो जाएगा। और अंतिम जो क्रियात्मक पक्ष बनता है वह हमारा बनता है आदत निर्माण। यानी व्यक्ति जब किसी कार्य को बार बार अनेकों बार करता है तभी वह जाकर के उसकी आदत में शामिल होते हैं। जैसे जोड़ करना बच्चे को सिखा दिया गया तो वह धीरे धीरे बार बार जोड़ करेगा, तो यह उसकी एक आदत सी बन जाएगी और उससे आप फिर कभी भी करा लें तो एक निश्चित रूप से आदत के समान उस क्रिया को करेगा। तो यानी कहने का मतलब है शिक्षक के द्वारा जब शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है तो उद्देश्यों में इन सब उद्देश्यों को शामिल किया जाता है कि उसके द्वारा जो एक अधिगम कराया जा रहा है, उसके द्वारा जो शिक्षण कराया जा रहा है बालक को, उस शिक्षण में बालक के अंदर कितने व्यावहारिक परिवर्तन आने वाले हैं। उद्देश्यों को हम केवल व्यावहारिक परिवर्तन के माध्यम से ही देख सकते हैं और अन्य कोई तरीका हमारे पास में नहीं है। बालक के अंदर जो व्यावहारिक परिवर्तन होते हैं वे संभावित होते हैं, इसलिए उन्हें हम एक्सपेक्टेड या संभावित व्यावहारिक परिवर्तन भी कहते हैं। और शिक्षक के द्वारा ये उम्मीद की जाती है कि जो मैं अधिगम कराने वाला हूँ वह अधिगम इस बालक के अंदर जिन बालकों को वह अधिगम करा रहा है उनके सबके अंदर व्यवहार में एक परिवर्तन आएगा। इस प्रकार आज के हमने इस ई लेक्चर में जो है उद्देश्यों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। 2 मिनट का हम रिवाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा जो शिक्षण उद्देश्य हैं उनको 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला जो भाग है वह है ज्ञानात्मक पक्ष। ठीक है, और ज्ञानात्मक पक्ष में क्या क्या शामिल है? ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण और संश्लेषण। ठीक है ना। ज्ञानात्मक पक्ष को किसने वर्गीकृत किया था? प्रोफेसर BS ब्लूम ने। इसको कितने भागों में व्यक्त किया गया है? 6 भागों में। कौन कौन से हैं? ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण और संश्लेषण एवं मूल्यांकन। अगला जो है हमारा वह है भावात्मक पक्ष। ठीक है, इसको भी कितने भागों में व्यक्त किया गया है? 6 भागों में। आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्ययीकरण, व्यवस्थापन एवं चरित्र निर्माण। ठीक है, और अंतिम जो हमारा क्रियात्मक पक्ष है इसको भी कितने भागों में व्यक्त किया गया है? 6 भागों में। उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। ठीक है दोस्तों।